नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे नायर के द्वारा कंडक्ट किया गया असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर यानी कि एओएम का प्रश्न पत्र। ये एग्जाम जो था 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था और ये एग्जाम जो है 70% कोटा के तहत कंडक्ट किया गया था। 70% कोटा में जो है आपको कुल 110 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 प्रश्न को ही हल करना रहता है। जो 10 प्रश्न अधिक रहता है वो राजभाषा संबंधित प्रश्न रहता है और वो ऑप्शनल रहता है। इसमें 70% प्रश्न जो रहता है वह प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रहता है। जो 30 प्रश्न रहता है उसमें स्टेब्लिशमेंट प्लस फाइनेंशियल से रहता है और जो 10 प्रश्न एक्स्ट्रा ऑप्शनल रहता है वो राजभाषा संबंधित प्रश्न रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है 30 प्लस 10 40 यानी कि स्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल और राजभाषा संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। जो आगामी आने वाले नायर के कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये सभी प्रश्न 30 प्लस 40 कॉमन रहते हैं। वो सभी एग्जाम में, चाहे वो एओएम का हो, एसीएम का हो, आईएन का हो, डीएसटी का हो, एएमई का हो, एपीओ का है, सभी एग्जाम में ये प्रश्न जो है कॉमन रहते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व हमारे इस चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का वीडियो जो है अपलोड किया गया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख ले। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसके बाद मैं बहुत सारे नायर के द्वारा कंडक्ट किया गया क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बनाने वाला हूं। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर आने वाले आगामी एग्जाम में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न है। राजभाषा के 10 प्रश्न होंगे। संविधान सभा ने कब हिंदी को स्वतंत्र भाषा, भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। जो संविधान सभा था वो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को स्वतंत्र भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अब वर्ष 1953 से प्रत्येक 14 सितंबर को जो है पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1949 में, लेकिन वर्ष 1953 से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। और हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। तो 14 सितंबर से प्रत्येक 14 सितंबर से अगले एक सप्ताह तक जो है हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान राजभाषा विभाग जो रहता है डीआरएम ऑफिस में, उसमें प्रतियोगिता कराया जाता है, जिसमें हिंदी निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता कर्मचारियों के बीच कराया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? तो आप याद कर लेंगे कि वर्ष 1953 से। और हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर से एक सप्ताह तक जो है हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो जो हमारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तीन वर्गों में रखा गया है। वह वर्ग है क, ख और ग, जिसको इंग्लिश में रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी बोलते हैं। क क्षेत्र में हिंदी राजभाषा क्षेत्र जो वो राज्य आता है जिसमें मुख्य तौर पर हिंदी बोली जाती है। ख क्षेत्र में जो है वह राज्य आता है जहाँ पे हिंदी के साथ साथ वहाँ के लोकल भाषा बोली जाती है। ख क्षेत्र में मुख्य तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब आता है। दादर और नागर हवेली आता है। उसी तरह से ग क्षेत्र में जो है क और ख में जो राज्य नहीं आते हैं वह ग में आते हैं। ग क्षेत्र में अधिकांश जो है साउथ इंडियन के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो आते हैं। तो आप याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए कल मैंने पेपर हल किया था एएमएम का, उसमें सेम यही प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने बोला कि आपके लिए सभी वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है। सेम यही प्रश्न था कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने, नहीं उसमें था कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं।
तो देखिए, अगर पूछा जाए कि संविधान संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 30। और कल का प्रश्न था कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें लोकसभा के जो हैं 20 होते हैं। कल मैंने इसको बताया भी था कि लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या 30 होता है, और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो आप ये तीनों प्रश्न याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 74 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस पे और प्रश्न बनता है कि केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएंगे हमारे गृह मंत्री। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं हमारे गृह मंत्री। और केंद्रीय हिंदी समिति का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्षों का होता है, इसको भी आपको याद करना होगा। इसके बाद 3 वर्ष के बाद जो होता है इसका पुनर्गठन किया जाता है। एक और प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति में कुल जो है 41 यानी कि 41 सदस्य होते हैं। तो ये सभी आप याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 75 है, भारतीय रेलवे पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है। तो भारतीय रेलवे पर अगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पूछा जाए तो 3 माह में एक बार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चाहे वो भारतीय रेल पर हो या मंडल रेल पर हो या जोनल रेल पर हो, सभी में जो है यह 3 माह में एक बार यानी कि 1 वर्ष में 4 बार। प्रश्न घुमाया भी जा सकता है कि भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। चूंकि 3 महीने में एक बार हो रहा है तो ये 1 साल में 4 बार होगी। प्रश्न एक इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने दिनों पे होती है। तो नगर राजभाषा अगर पूछा जाए तो वो होता है 6 माह में, यानी कि 6 माह में एक बार। सिर्फ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आप याद कर लेंगे, उसका होता है 6 माह में एक बार यानी कि 1 वर्ष में 2 बार। और बाकी जितने भी हैं सभी जो है 3 माह में एक बार होता है यानी कि 1 वर्ष में 4 बार। प्रश्न संख्या 76 है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल एट द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस इन द सिटी, यानी नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। उस नगर में जितने भी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं उस कार्यालय में सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वही इसका अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और इस तरह से अगर पूछा जाए कि मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अगर मंडल स्तर पर पूछा जाए तो डीआरएम आते हैं, और अगर जोनल स्तर पर पूछा जाए तो हमारे जीएम महोदय यानी कि महाप्रबंधक महोदय आते हैं। तो मंडल स्तर पर डीआरएम महोदय, जोनल पूछा जाए तो जीएम महोदय, और अगर नगर नगर में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पूछा जाए तो उस नगर में स्थित सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। प्रश्न संख्या 77 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे। देखिए, जो राजभाषा अधिनियम है वो 10 मई, आप इसको भी याद कर लेंगे कि राजभाषा अधिनियम जो था वो 10 मई 1963 को लागू किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब राजभाषा अधिनियम में जो है 9 धारा है, राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धारा है। उसी 9 धारा में से एक धारा है धारा 3(3). अब धारा 3(3) में जो है 14 दस्तावेजों को रखा गया है जो द्विभाषी में ही जारी होगा। अब द्विभाषी में कौन कौन भाषा में जारी होगा, तो हिंदी और इंग्लिश में उसको जारी करना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है। तो आप याद कर लेंगे कि दस्तावेज किस भाषा में जारी होंगे, तो द्विभाषी। द्विभाषी कौन है, तो हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। और कितने दस्तावेज है धारा 3(3) के अंतर्गत, तो कुल 14 दस्तावेज है।
प्रश्न संख्या 78 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये क क्षेत्र में आता है, यानी कि रीजन ए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 79 है, आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? देखिए, आठवीं अनुसूची जो है संविधान के, उसमें कुल 22 भाषा को शामिल किया गया है। उसमें इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे उर्दू शामिल है, सिंधी को शामिल है, ब्रज शामिल नहीं है, यानी कि जो ब्रज लैंग्वेज है ये शामिल नहीं है, कोंकणी शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस 22 भाषा में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा विदेशी भाषा है? तो नेपाली जो है विदेशी भाषा है, मात्र एक नेपाली है जो विदेशी भाषा है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश भी इन आठवीं अनुसूची में शामिल है। तो इंग्लिश इस आठवीं अनुसूची में, यानी कि 22 भाषा में इंग्लिश शामिल नहीं है, इसलिए विदेशी भाषा पूछा जाए तो आप नेपाली को ही सही करेंगे। प्रश्न संख्या है 80, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, अगर आप प्रश्न संख्या 1 देखे होंगे, एक 71 देखे होंगे, तो 71 अगर आप देखे होंगे तो उसी में से हिंदी दिवस पूछा गया है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में जो है चुना गया था। प्रश्न संख्या है 1, आप देखिए स्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल संबंधित प्रश्न आ गए। न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर मनार्थ पास दे होता है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि 20 साल। इसमें एक और नियम आया है कि अगर किसी कर्मचारी का पूरा क्वालिफाइड सर्विस जो है 19 साल 9 महीने होते हैं, तो 19 साल 9 महीना को यहाँ पे 20 साल मानकर उनको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा। इसमें एक और यहाँ पे 10 साल जो है, अगर पेंशन की बात किया जाए तो 10 साल कंप्लीट सेवा करने के बाद, क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद पेंशन लागू होता है। उसी तरह से जैसे 19 साल 9 महीने पे पास दिया जाता है, तो उसी तरह से 9 साल 9 महीने पे जो है किसी कर्मचारी का क्वालिफाइड सर्विस अगर 9 साल 9 महीने होता है तो उसको जो है पेंशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि इंक्लूडिंग डिपेंडेंट हाउ मेनी मेंबर्स में बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? जब आपके डिपेंडेंट शामिल हो जाएंगे पास में, एक फैमिली होता है और एक होता है डिपेंडेंट। फैमिली का अर्थ बहुत सारे हमारे व्यूअर जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। फैमिली का अर्थ होता है कि आपका फैमिली। फैमिली का अर्थ होता है कि आपका फैमिली, जैसे आपकी वाइफ हो गई, अगर कोई महिला एम्प्लॉय है तो उनका हस्बैंड हो गया और उनके बच्चे हो गए, ये सभी आते हैं फैमिली में। और डिपेंडेंट का अर्थ होता है कि आपके पिताजी का फैमिली। डिपेंडेंट मतलब होता है आपके पिताजी का फैमिली। पिताजी के फैमिली मतलब क्या हो गया कि आपका ब्रदर हो गए, आपका सिस्टर हो गए, आपकी माँ हो गई, तो ये सारे लोग जो हैं डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी प्रिविलेज पास में डिपेंडेंट को शामिल किया जाता है, जैसे ब्रदर को, सिस्टर को, माँ को, फादर को, इन लोगों को अगर पास में इंक्लूड किया जाता है तो उस पास में कुल कितने मेंबर होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक प्रिविलेज पास या पीटीओ में मैक्सिमम कितने डिपेंडेंट को शामिल किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 2 ही डिपेंडेंट को शामिल किया जाता है। और अगर उस पास में एक भी डिपेंडेंट शामिल हो गए तो कुल पास में सदस्यों की संख्या 5 ही होगा। अगर आप 2 करते हैं तो आप अपने फैमिली के 3 आदमी को रख सकते हैं, तो इस तरह से 2 और 3 5। अगर आप एक डिपेंडेंट को शामिल करते हैं तो आप अपने परिवार के 4, यानी कि 1 और 4 5 रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर पैटर्निटी लीव?
पितृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि पैटर्निटी लीव कितने दिनों के लिए मिलता है। तो पैटर्निटी लीव जो है एक बच्चों के लिए 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है और प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। तो 15 दिन और 15 दिन प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 डेज पर चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 2 लाइव चिल्ड्रेन। आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। और पैटर्निटी लीव के बारे में एक और है कि आप पैटर्निटी लीव को जो है 6 माह के अंदर ही लेना होगा, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ उससे 6 माह के अंदर लेना होगा, नहीं तो वो आपका पैटर्निटी लीव जो है वो एक्सपायर कर जाएगा। तो इसको भी आप याद कर लेंगे कि पैटर्निटी लीव का उपयोग 6 महीने के अंदर करना होगा, बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर। प्रश्न है 4 नंबर, एवरेज लीव पे में बी कमुलेटिव अप टू हाउ मेनी डेज, यानी कि जो एलएपी लीव होता है उसको कितने दिनों तक हम लोग अपने लीव अकाउंट में जो है इकट्ठा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 प्लस 15 दिन। 300 प्लस 15 दिन के बाद आपका जो लीव होगा वो जो है आपके लीव अकाउंट में जमा नहीं होगा, यानी कि जो 1 जनवरी को 15 दिन का लीव मिलता है एडवांस में एलएपी और 1 जुलाई को 15 दिन का एलएपी मिलता है, तो आपके अगर अकाउंट में 300 प्लस 15 दिन का ऑलरेडी छुट्टी है तो 1 जनवरी का जो 15 दिन का लीव मिलेगा, ये 15 दिन का लीव जो है आपके लीव अकाउंट में जमा नहीं होगा। और अगर इसमें पूछा जाए कि जो HLAP होता है वो कितने दिनों तक हम लोग अपने लीव अकाउंट में जमा कर सकते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर वो पूछा जाए तो उसमें जो है असीमित, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं है, आप कितना दिन के लिए भी आपको हाफ एलपी लीव अकाउंट में कर्मचारी का जमा हो सकता है, उसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या है 5, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 डेज। 300 दिन का जो है छुट्टी का आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। अब इसमें है कि अगर आपके लीव अकाउंट में 300 दिन का एलएपी जमा है तो आप 300 दिन के एलएपी का ही लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, आपके हाफ एलएपी का लीव इनकैशमेंट नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए किसी कर्मचारी के लीव अकाउंट में 200 दिन का एलएपी है और सपोज कीजिए कि 200 दिनों का हाफ एलएपी भी जमा है, तो कर्मचारी जो है 200 दिन का एलएपी का लीव इनकैशमेंट प्लस 100, इसमें 100 को जो है इसमें हाफ एलएपी। अब आप सोचेंगे कि हाफ एलएपी तो डबल कर लेंगे तो 200 दिन के कराएंगे तो फुल 100 दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 200 दिनों का एलएपी का होगा प्लस 100 दिन, यानी कि 50 हाफ 50 फुल हाफ एलएपी का होगा। तो 200 प्लस 100 हाफ एलएपी 300 दिन का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। अगर 300 है तो 300 हाफ एलएपी का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अंडर विच DAR रूल इज द प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी का प्रक्रिया करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो रूल 9 का उपयोग किया जाता है। रूल 9 के तहत ही मेजर पेनाल्टी में जो इंक्वायरी होता है वह इंक्वायरी किया जाता है। और अगर माइनर पेनाल्टी का बात किया जाए, माइनर पेनाल्टी का प्रक्रिया किस रूल के तहत किया जाता है। तो रूल 11 के तहत किया जाता है। रूल 9 के तहत मेजर पेनाल्टी के लिए इंक्वायरी किया जाता है और रूल माइनर पेनाल्टी का जो प्रक्रिया होता है उसमें रूल 11 के तहत किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज इट इज फॉरबिड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है। तो देखिए पॉलिटिक्स से संबंधित जो है रूल 5, आपको पंजा याद रखना होगा। पंजा जो है आप समझ गए होंगे पंजा किस चीज का ट्रिक है। तो आपको रूल 5 जो है राजनीति में भाग लेना वर्जित है। रूल 6 जो है इसमें जो है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन या यूनियन, एसोसिएशन या यूनियन में ज्वाइनिंग से संबंधित नियम दिया गया है रूल 6 में। रूल 10 जो है यह है एविडेंस बिफोर कमिटी या एनी अदर अथॉरिटी, यानी किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना,
ये रूल 10 से संबंधित है। और रूल जो 23 होता है वह होता है इंटरप्रिटेशन द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग दिज रूल रिजर्व टू द प्रेसिडेंट। यानी कि यह रूल जो है रूल 23 यह प्रेसिडेंट के लिए जो है रिजर्व किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर सस्पेंशन। सस्पेंड करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एसएफ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा SF1। SF1 के माध्यम से किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। अब SF2 क्या होता है, तो SF2 के द्वारा जो है डीम्ड सस्पेंशन किया जाता है यानी माना गया निलंबन। SF5 के द्वारा जो है मेजर चार्जशीट दिया जाता है और SF11 के द्वारा जो है माइनर चार्जशीट दिया जाता है। तो आप ये सभी याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, फॉर व्हाट पीरियड इज पुलिस कस्टडी इज सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन। मैं अभी बताया कि डीम्ड सस्पेंशन यानी कि कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मी को डीम्ड यानी माना गया सस्पेंशन माना जाएगा। तो इसका जो होता है पीरियड एक्सीड 48 आवर्स यानी 48 घंटे से अधिक अगर कोई भी कर्मचारी कहीं भी कस्टडी में है तो उसको माना जाएगा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये SF2 फॉर्म के माध्यम से इसको सस्पेंड किया जाता है। SF1 के द्वारा जनरल सस्पेंशन किया जाता है और SF2 के द्वारा जो है डीम्ड सस्पेंशन किया जाता है। प्रश्न 10 है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR। DAR के अंदर अपील कितने दिनों के लिए किया जाता है, कितने दिनों के अंदर किया जाता है, तो 45 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपको माइनर चार्जशीट या मेजर चार्जशीट मिलता है तो आपको डिफेंस यानी कि डिफेंस देने का समय दिया जाता है तो वो आपको 10 दिन का समय दिया जाता है। ये भी आप याद कर लेंगे, डिफेंस के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है तो 10 दिनों का, और अपील कितने दिनों के अंदर करना होता है तो 45 डेज के अंदर। प्रश्न संख्या है 11, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेंशन गिवन एज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट प्रेजेंट। वर्तमान में साधारण पारिवारिक पेंशन कितने प्रतिशत दी जाती है। जो साधारण पारिवारिक पेंशन होता है फैमिली पेंशन वह बेसिक का जो है 30% होता है। 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मिनिमम 9,000 यानी कि कम से कम 9,000 रुपया या 30%। यानी कि अगर किसी कर्मचारी का 30% सपोज कीजिए कि 6,000 रुपया हो रहा है तो उसको कम से कम 9,000 रुपया देना ही देना है। यहाँ पे 30% वाला नियम जो है लागू नहीं होगा। अगर 30% इसमें जो है 9,000 प्लस DA होता है, आप इसको भी याद कर लेंगे 9,000 प्लस DA। जैसे सपोज कीजिए कि 9,000 किसी कर्मचारी का 30% 12,000 रुपया होता है और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे 9,000 प्लस DA का अभी जो रेट है 53% तो लगभग 13,500 रुपया होता है। तो यहाँ पे ये 12,000 वाला नियम जो है लागू नहीं होगा, उसको कम से कम 13,500 दिया जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डिनरी पेंशन फैमिली पेंशन 30%। और एक होता है इनहांस फैमिली पेंशन। इनहांस फैमिली पेंशन का अर्थ होता है बढ़ी हुई दर पर फैमिली पेंशन। तो इनहांस फैमिली पेंशन का रेट कितना होता है, तो बेसिक का 50%। और ये कर्मचारी जब डेट कर जाता है तब उसके फैमिली को दिया जाता है और ये 10 सालों तक दिया जाता है। इनहांस फैमिली पेंशन जो है कितने सालों तक दिया जाता है, 10 वर्ष तक दिया जाता है। उसके बाद फिर से उसको जो है ये जनरल साधारण फैमिली पेंशन दिया जाता है 30%। प्रश्न संख्या 12 है, व्हेन वाज NPS इंट्रोड्यूस। NPS नई पेंशन सिस्टम कब लागू किया गया। बहुत ही साधारण सवाल है, 1/1/2004 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 13 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। यानी कि पेंशन राशिकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है, पेंशन कितने परसेंट पेंशन का कम्यूटेशन करा सकते हैं, कम्यूट करा सकते हैं। तब 40% ऑफ पेंशन यानी कि आपका जितना भी पेंशन बन रहा है मैक्सिमम 40% करा सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आप जो है मैक्सिमम, आप चाहें तो अपने पेंशन का 30% करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 20% करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैक्सिमम आप 40% से ज्यादा नहीं करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%।
इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है वो कितने साल के बाद रीस्टोर हो जाता है। तो 15 वर्ष के बाद जो है रीस्टोर हो जाता है, यानी कि 15 साल के बाद आपका पूरा पेंशन जो है मिलने लगता है। तो ये भी प्रश्न आप याद कर लेंगे कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है 15 साल के बाद पुनः बहाल हो जाता है और 40% मैक्सिमम करा सकते हैं। प्रश्न है 14 नंबर, व्हाट इज द क्वालिफाइंग सर्विस फॉर रिटायरिंग पेंशन, यानी कि रिटायरिंग पेंशन सेवानिवृत्ति पेंशन पाने हेतु कितने साल की अहरक सेवा होना आवश्यक है। मैंने इससे पहले ही बता दिए हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है 10 साल का होना चाहिए तो आपको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10 साल। अभी एक नया नियम आया है कि आपका अगर क्वालिफाइड सर्विस जो है 9 साल 9 महीने होता है फिर भी आपको 10 साल मानकर पेंशन दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीसीआरजी एट प्रेजेंट, वर्तमान में डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है। तो देखिए उस समय 19 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। उस समय हमारा डीए जो है 50% से कम था। तो उस समय हमारा डीसीआरजी का मैक्सिमम जो अमाउंट था वो 20 लाख रुपया था। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर 20 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आज की बात किया जाए तो ये आंसर जो है चेंज हो जाएगा और अमाउंट जो है 25 लाख हो जाएगा। चूंकि 1 जनवरी 2024 से जो है हमारा डीए जो है 50% को क्रॉस कर गया है। 50% क्रॉस करने के बाद जो है डीसीआरजी में भी 25% की वृद्धि कर दिया गया। जैसे बहुत सारे अलाउंस जो है उसमें 25% की वृद्धि किया गया, उसी तरह से हमारा डीसीआरजी में भी 25% की वृद्धि किया गया। तो ये 20 लाख से बढ़ के 25 लाख हो गया। तो अगर अभी की बात किया जाए तो 25 लाख आंसर होगा, लेकिन जब प्रश्न पत्र बना था उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है, द रेलवे बजट हैज बीन मर्ज विथ द जनरल बजट इफेक्टेड फ्रॉम, रेल बजट आम बजट से के साथ विलय कर दिया गया, यानी कब किया गया। तो वर्ष 2017-18 में जो रेल बजट है वो आम बजट से 17-18 में विलय कर दिया गया। प्रश्न संख्या 17 है, व्हाट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे टू फाइनेंस इट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट। तो इसमें एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स अतिरिक्त बजटीय संसाधन ये आता है। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट सकल बजटीय समर्थन ये भी होता है। इंटरनल रिसोर्स ऑफ इंडियन रेलवे आंतरिक संसाधन ये भी होता है। इसमें रेजिंग बॉन्ड्स और डिवेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से बॉन्ड और डिवेंचर जुटाना ये नहीं आता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 18, द फुल फॉर्म ऑफ RRSK, यानी कि रेलवे संरक्षण राष्ट्र, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल सर्विस ऑब्लाइगेशन बॉन्ड बाय रेलवे, रेलवे द्वारा वहन किए जाने वाला सामाजिक सेवा दायित्व का क्या हिस्सा नहीं है। तो देखिए जैसा बोला जाता है कि रेलवे जो है एक सामाजिक संस्था भी है। तो इसमें पेंशन पेड टू रेलवे, रेलवे रिटायर, रेलवे सेवानिवृत्ति लोगों का पेंशन का भुगतान करना, क्या ये सामाजिक सेवा दायित्व का भाग है। तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए पैसेंजर एंड अदर कोचिंग सर्विस रेंडेड बिलो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, यानी संचालन की लागत के नीचे प्रदान की गई यात्री और अन्य कोचिंग सेवाएं ये बिल्कुल सामाजिक दायित्व है। यहाँ पे है अलाभकारी शाखा लाइनें ऑन ऑन इकोनॉमिक ब्रांच लाइन बिछाना, क्योंकि उसमें यात्रियों का ही भला होता है, ये भी सामाजिक दायित्व है। कैरेज एंड इसेंशियल कोमोडिटीज एट बिलो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी संचालन की लागत से कम पर आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करना भी सामाजिक दायित्व में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, नेम द सुप्रीम स्टेटरी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन इन रेल इंडिया, भारत में सर्वोच्च वैधानिक लेखा परीक्षा संगठन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CAC&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार के सभी राजस्व किसमें प्रवाहित होते हैं? तो देखिए 266 जो है जिसको हम लोग संचित निधि बोला जाता है, तो संचित निधि को हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22 है, वित्तीय लेन देन पर रेलवे लेखा कार्यालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाला चेक को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है इंटरनल चेक, यानी कि आंतरिक जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 23, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संसद में बजट अनुमान किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमांड फॉर ग्रांट, यानी कि अनुदान की मांग के रूप में जो है संसद में बजट अनुमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 24 है, मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कोटेशन इज, कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि क्या है? तो कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि जो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है वो 7 डेज का दिया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, आफ्टर बजट मर्ज नाउ ऑल द रेलवे डिमांड आर अंडर डिमांड नंबर इज जनरल बजट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1, मैंने नेट पर भी सर्च किया है लेकिन यहाँ पे डिलीट किया हुआ है करेक्ट आंसर को, आप एक बार इसको कंफर्म हो लेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, डॉक्यूमेंट विच आर इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दस्तावेजों जो अनुबंध का अभिन्न अंग है। जीसीसी, एससीसी, स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ रेट, क्वांटिटीज, ये सभी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में ये डॉक्यूमेंट जो है अनिवार्य है, यानी कि कंपल्सरी है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन संख्या 27 है, टू पॉकेट टेंडरिंग सिस्टम इज एडॉप्टेड इन केस ऑफ, दो पैकेट निविदा प्रणाली किस मामले में अपनाई जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये पूछा जाता है। तो जहां भी दो पॉकेट निविदा प्रणाली की बात आए तो ये हमेशा जो है ओपन टेंडर में अपनाई जाती है, यानी खुली निविदा में। प्रश्न संख्या 28 है, टेंडर रिसीव बिफोर द टाइम ऑफ ओपनिंग बट आफ्टर द ड्यू डेट एंड टाइम आर कॉल्ड एज, खुलने के समय से पहले लेकिन नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, डीले टेंडर बोला जाता है उसको। प्रश्न संख्या 29 है, द एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी ऑफ ए टेंडर कमिटी रिकमेंडेशन शुड बी, निविदा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाले अधिकारी का स्तर क्या होना चाहिए? तो 1 रैंक जो है एबव होना चाहिए, यानी कि 1 लेवल एबव द लेवल ऑफ टीसी, यानी टेंडर कमिटी से एक लेवल जो है ऊपर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आज का इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, एज पर जीसीसी ऑफ सर्विस मिनिमम टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज, सेवाओं की जीसीसी के अनुसार न्यूनतम तकनीकी पात्रता मापदंड दंड क्या है? तो इसमें जो है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एट लीस्ट वन वर्क 35% वैल्यू ऑफ वर्क ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ भी देखिए 35% है लेकिन यहाँ पे लास्ट 7 ईयर्स है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1, यानी हमेशा 35% वैल्यू ऑफ वर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे 50% दिया है, ऐसे ही छट जा रहा है, ये भी 50%। 35 है लेकिन लास्ट 3 ईयर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज सही आंसर। तो ये था एओएम का 70% का क्वेश्चन पेपर जो 19 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। इससे पहले हमने बहुत सारे नायर के द्वारा कंडक्ट किया गया क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बना चुके हैं। तो आप अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं और बहुत सारे वीडियो जो है क्वेश्चन पेपर पे बनाने वाला हूं। तो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए वो सारी वीडियो जो है महत्वपूर्ण है, और उन सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास समय से जाएगा और सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।